जय हिंद जय भारत। बहुत याद आती है उस बच्चे की जिसने अपने जन्म के दिन ही परिवार को एक और खुशी दी। उसी दिन इस बच्चे के क्रांतिकारी पिताजी और चाचा जी जेल से छूटकर बाहर आए थे, क्योंकि ये अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध कर रहे थे। जब ये बच्चा 3 से 4 साल का होता है तो देखता है कि चाची जी उदास बैठी रहती हैं। ये कारण पूछता है तो इसे बताया जाता है कि तुम्हारे चाचा को अंग्रेजों ने देश से निर्वासित कर दिया है। चाची जी से ये बच्चा कहता है, आप चिंता मत कीजिए, एक दिन मैं अंग्रेजों को ही देश से बाहर कर दूंगा तो चाचा जी घर आ जाएंगे। यही बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो देखता है कि पिताजी आम का पेड़ लगा रहे हैं। बच्चा पूछता है, ये आप क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं, आम का पेड़ लगा रहा हूँ, ढेर सारे आम के फल आएंगे, सब लोग खूब आम खाएंगे। ये सुनते ही बच्चा घर जाता है और बंदूक लेकर आता है और बंदूक को भी उसी तरह से लगाना शुरू कर देता है। पिताजी हंसकर पूछते हैं, ये क्या कर रहे हो? बच्चा कहता है, मैं भी बंदूक का पेड़ लगा रहा हूँ, ढेर सारे बंदूक आएंगे और मैं अंग्रेजों को मार कर देश से बाहर कर दूंगा। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, इसकी उम्र अब 11 से 12 साल की हो चुकी है और इसे पता चलता है कि जलियांवाले बाग में अंग्रेजों ने हजारों लोगों को मार दिया है जो कि बेकसूर थे, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। यह बच्चा घर से 40 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाता है और वहां पर देखता है तो लाशें बिछी हुई इसको दिखाई देती है। ये सब देखकर इसका कलेजा फट जाता है और यह वहां से रक्त रंजित मिट्टी के कुछ टुकड़ों को लेकर आता है और संकल्प लेता है, जब तक देश को आजाद नहीं करा दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अगले ही साल गांधी जी कहते हैं, हमारा हथियार होगा पूर्ण असहयोग आंदोलन, टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बच्चे को लगा उसका सपना साकार होने वाला है तो उसने गांधी जी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन आपको पता है कि चौरी चौरा कांड होता है और गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते। ये बच्चा टूट जाता है। इसे घर वाले समझाते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपके पास समय है, पढ़िए, लिखिए, अपने आप को निखारिए और क्रांतिकारी गुणों को बढ़ाइए। यह युवा पढ़ता है, लिखता है और अपने क्रांतिकारी विचारों को धार देता है। जब उस समय अन्य युवा कुछ और कर रहे थे, ये लाइब्रेरी में बैठकर अपने विचारों को धार दे रहा था। पिताजी अपने युवा बच्चे को देखकर सोचते हैं कि यह तो क्रांतिकारी होता चला जा रहा है, घर से अलग हो जाएगा। तो वो सोचते हैं कि इसकी शादी कर देते हैं, कुछ बंधन होंगे तो परिवार के विषय में भी सोच पाएगा और क्रांतिकारी विचारों को भी आगे बढ़ा पाएगा। लेकिन जैसे ये बात इस बच्चे को पता चलती है, ये घर छोड़कर निकल जाता है और कानपुर पहुंचता है। वहां पर इनकी मुलाकात होती है गणेश शंकर विद्यार्थी से, बटुकेश्वर दत्त से, चंद्रशेखर आजाद से, शिव वर्मा जैसे क्रांतिकारियों से। आप इन क्रांतिकारियों का नाम याद कर पा रहे होंगे तो आपको पता चलेगा इन्हीं में से कुछ लोगों ने काकोरी ट्रेन कांड को अंजाम दिया। इस घटना के बाद ऐसे क्रांतिकारी युवाओं के पीछे पुलिस पड़ जाती है और ढूंढ ढूंढ कर उनको जेल में डालना शुरू कर देती है। अब यह युवा वहां से लौटकर लाहौर आता है, जिसकी उम्र अब लगभग 17 साल की हो चुकी है। अब अपने जैसे मतवाले युवाओं को एकत्रित करने के लिए यह एक संगठन बनाते हैं और उसमें लोगों को जोड़ते हैं। जब ऐसा वह कर रहे थे तो अंग्रेजों को डर लग रहा था कि कहीं यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी ना बन जाए, यह अंग्रेजों को जड़ से ना उखाड़ फेंके। इसीलिए उसे झूठे केस में फंसाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यह युवा उससे भी बच जाता है, क्योंकि इस समय तक आते आते वह कांग्रेस की नीतियों को भी समझ चुके थे और उनका इस नीतियों से विरोध था। बावजूद इसके जब साइमन कमीशन आता है तो उसके विरोध में कांग्रेस जो है कि आंदोलन करती है। लाला लाजपत राय, जिनके साथ इनका वैचारिक मतभेद था, उनके कहने पर यह आंदोलन में चले जाते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि लाला लाजपत राय को पीट पीट कर मार दिया जाता है। यह देश का अपमान मानते हैं और ये कहते हैं कि मैं इसका बदला लूंगा, और इसीलिए आपने पढ़ा होगा यही युवा सैंडर्स को गोली मारता है। इस युवा को लग रहा था कि अंग्रेजों को इस तरह से गोली मारने से अंग्रेज डर जाएंगे, देश छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर इन्होंने अपनी नीतियों का रिव्यू किया और इन्हें लगा कि हम जो करना चाहते थे अभी वह पैगाम देश के सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। इसीलिए इन्होंने कुछ और बड़ा करने का निर्णय लिया और इन्होंने कहा कि सेंट्रल असेंबली में, अर्थात उस समय की संसद में, बम फेंकेंगे। और वह जाते हैं और बम फेंकते भी हैं।
यहाँ पर एक रोचक प्रसंग है। इन्हीं के एक साथी कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम लड़की के प्रेम में पड़ चुके हो। वह कहते हैं कि तुम प्रेम को क्या जानो, मैं क्रांतिकारी भी हूँ और प्रेमी भी हूँ। और वह जाते हैं, बम फोड़ते हैं, क्योंकि उनका जो प्रेम था वो देश के प्रति। वो कहते हैं कि मैं इस विस्फोट से लोगों को मार भी सकता था, लेकिन मैंने ये विस्फोट सिर्फ इसलिए किया है ताकि मैं अंग्रेजों के बहरे कानों तक अपनी आवाज को पहुंचा सकूं। इस युवा पर ट्रायल चलता है और इसको जो है कि सजा दी जाती है, और सजा छोटी मोटी नहीं दी जाती। अंग्रेज हर तरह से प्रयास करते हैं कि यह युवा बाहर ना आ पाए, इसीलिए इसको फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन जब फांसी के फंदे की ओर युवा बढ़ रहा होता है तो इसकी मुस्कुराहट बढ़ती चली जाती है, इसका सपना पूरा होता हुआ दिखाई देता है। इसका एक ही सपना था और वह था मातृभूमि के लिए अपने आप को बलिदान कर देना। इसलिए जब फांसी के फंदे पर पहुंचते हैं तो उनके मुंह से एक ही आवाज निकलती है, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। हम बात करने जा रहे हैं भारत के वीर सपूत भगत सिंह के विषय। मैं हूं सुनील वर्मा, आप जुड़े हुए हैं रिजल्ट मित्रा 2.0। भगत सिंह के विचारों को समझने के लिए हमें उनके जीवन के प्रत्येक पड़ाव से होकर गुजरना होगा और इन पड़ावों को बहुत ही गहराई से देखना होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे और आपके जैसे दिखने वाला एक साधारण सा बालक कैसे इतना बड़ा क्रांतिकारी बन जाता है कि वह अपनी लोकप्रियता के मामले में गांधी जी को टक्कर देता है। तो हम शुरुआत करेंगे उनके बचपन से। उनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद जिले के बंगा गांव में 27 सितंबर 1907 को हुआ था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन इनके क्रांतिकारी पिताजी और चाचा जी जेल से छूटकर बाहर आए थे। इस चीज को दादी जी ने एक संयोग के तौर पर देखा और इसीलिए इनका नाम रखा गया भगत, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली या सौभाग्यशाली। इनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके जो परदादा थे वह महाराजा रणजीत सिंह की सेना में खालसा सरदार हुआ करते थे। इनके पिताजी, चाचा जी और दादाजी अपना जीवन देश को समर्पित कर चुके थे, अर्थात देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। इनके चाचा जी का नाम अजीत सिंह था, जिनका जिक्र आपने इतिहास की किताबों में कई जगह देखा होगा। ये वही अजीत सिंह हैं जिन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ पंजाब और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में एक आंदोलन चलाया, जिसका नाम था पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन। इसी आंदोलन में एक गीत गुनगुनाया जाता था, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। इसका मतलब है कि भगत सिंह का जन्म एक क्रांतिकारी परिवार और संपन्न परिवार में हुआ था, जिसका असर इन पर भी पड़ रहा था। सामान्यतः बचपन में जब बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, तो वहीं भगत सिंह की जो रुचि थी वह क्रांतिकारी गतिविधियों को सुनने की थी। इसी के कारण राष्ट्रवाद का विचार बहुत तेजी से इनके अंदर बढ़ा और संपन्न परिवार में होने के बावजूद इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई सामान्य स्कूल में की। घर में होने वाली क्रांतिकारी चर्चाओं ने भगत सिंह को समय से पहले ही मैच्योर बना दिया। यही कारण है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो भगत सिंह इतने विचलित हो गए कि इन्होंने जीवन में प्रण लिया कि जब तक अंग्रेजों को बाहर नहीं करूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। और इसीलिए वह बचपन में भी किताबें पढ़ते थे और समझने का प्रयास करते थे कि कैसे मैं अंग्रेजों को बाहर कर सकता हूँ। किताबों को पढ़ने और अपनी तार्किकता को निखारने के कारण इन्होंने बहुत जल्दी ही अपने राष्ट्रवाद को अपने चरम रूप पर पहुंचा दिया। इसी बीच में गांधी जी आते हैं और वो कहते हैं कि अगर मुझे 1 साल का समय मिले तो मैं अंग्रेजों को देश से बाहर कर दूंगा। इस चीज को सुनते ही भगत सिंह अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं और वह गांधी जी के आंदोलन में टूट पड़ते हैं, हर तरह से तन मन धन से अपने आप को समर्पित कर देते। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, भगत सिंह समझ चुके थे कि यह जो गांधी जी की रणनीति है यह उनके हिसाब से ठीक नहीं है। उन्हें लगा कि इससे आजादी मिलने में बहुत समय लगेगा और भगत सिंह ने कहा कि मैं इतना समय नहीं लगाऊंगा। वह कॉलेज गए और वहां पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। वह लाहौर स्थित नेशनल कॉलेज जाते हैं, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। वहीं पर इनकी मुलाकात होती है HRA अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कुछ सदस्यों से।
यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, जिसमें आपने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ बख्शी जैसे क्रांतिकारियों का नाम सुना होगा। स्वाभाविक है कि कॉलेज भी जाते और क्रांतिकारी गतिविधियों में भी हिस्सा बढ़ चढ़कर ले रहे थे। इसी के कारण इनके पिताजी को लगा कि बच्चा हाथ से निकल ना जाए, इसीलिए इन्होंने इनकी सगाई तय कर दी। लेकिन जैसे ही भगत सिंह को ये पता चला कि उनकी सगाई होने वाली है, उन्होंने घर छोड़ दिया और भागकर चले गए कानपुर। घर छोड़कर जाते समय उन्होंने पिताजी को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि पिताजी, याद कीजिए, जब मेरा पहला जन्मदिन मनाया जा रहा था, तब दादाजी ने आपसे कहा था कि इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसे क्रांतिकारी बनाऊंगा और किसी अन्य गतिविधि में इसको शामिल नहीं करूंगा। तो आपने वादा किया था, आप उस वादे को निभाइए। मेरी दुल्हन सिर्फ आजादी हो सकती है, उसका स्थान कोई और नहीं ले सकता। घर से भागकर भगत सिंह कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास पहुंचते हैं, जो कि अपने समय के जाने माने पत्रकार थे। यहीं पर रहते हुए कम्युनिस्ट लोगों के प्रभाव में भी आते हैं, ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं और साम्राज्यवाद विरोधी लेख लिखते हैं। यहीं पर इनकी मुलाकात होती है चंद्रशेखर आजाद, शिव वर्मा और बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों से। यहीं पर रहते हुए ये पढ़ने लिखने के शौक को भी पालते हैं और अपनी पर्सनालिटी को डायनामिक भी बनाते हैं। इन्हें पढ़ने लिखने का शौक तो था ही, मूवी देखने का भी बहुत शौक था। इसीलिए कई बार ऐसी कंडीशन होती थी कि यह खाने पीने के पैसों से मूवी देखकर आते थे और फिर पैसे नहीं होते थे तो भूखे सोते थे। यहाँ पर आने वाले क्रांतिकारियों अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने निर्णय लिया कि वह एक ट्रेन लूटेंगे। आपने इतिहास की किताबों में काकोरी ट्रेन कांड सुना होगा, उसको अंजाम इन्हीं क्रांतिकारियों ने दिया था। स्वाभाविक था कि देश में इतनी बड़ी घटना हुई तो अंग्रेज सरकार ने बहुत सख्ती दिखाई और क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने का प्रयास किया। अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को पकड़ लिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पकड़ में नहीं आए। पुलिस की सक्रियता को देखते हुए भगत सिंह लौटकर लाहौर आए, क्योंकि यहाँ पर वह क्रांतिकारियों की संख्या को बढ़ाना चाहते थे। 17 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य था देश को आजाद कराना। इसके लिए बाकायदा एक मैनिफेस्टो लिखा गया, जिसे लिखा था खुद भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा ने। यहाँ से भी वह अपना लेखन का प्रयास भी करते रहे और साम्राज्यवादी नीतियों से लोगों को अवगत कराते रहे। अब इस तरह के प्रयास जब वह कर रहे थे तो अंग्रेजी हुकूमत की नजर में भी आने लगे थे। भगत सिंह को रोकने के लिए और उन्हें झूठे आरोप में फंसाने के लिए अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा। वहां पर दशहरा का मेला लगा हुआ था, उसमें एक बम विस्फोट होता है। सभी लोगों को पता है कि वह बम विस्फोट अंग्रेजों ने ही करवाया था, लेकिन उसमें नामजद किया गया भगत सिंह को। उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन यह क्रांतिकारी थे, परिवार के लोग क्रांतिकारी थे, तो उनको पता था कि अंग्रेज उन्हें सिर्फ ऐसा परेशान करने के लिए कर रहे हैं। बावजूद इसके 60,000 रुपए देकर उनके पिताजी ने इन्हें जेल से छुड़वाया। कल्पना कीजिए, हम बात कर रहे हैं 1926 की, कितना बड़ा यह अमाउंट रहा होगा। लेकिन देश के लिए तन मन धन सब कुछ समर्पित कर चुका यह परिवार किसी भी तरह से रुकने के लिए तैयार नहीं था। भगत सिंह ने HRA अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को फिर से सक्रिय करने के लिए इसी तरह का एक संगठन बनाने का निर्णय लिया। इसीलिए उन्होंने अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर सितंबर 1926 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HSRA का गठन किया। इसका गठन करते हुए इसका लक्ष्य साफ रखा गया कि अंग्रेजों को देश से बाहर भगाना है, आजादी प्राप्त करनी है। लेकिन यह भी परिभाषित किया गया कि आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम विदेशी गोरों को भगाकर कुछ भूरे ताकतवर लोगों को सत्ता सौंप दें, बल्कि हमारा लक्ष्य एक ऐसे समाज और एक ऐसे देश का निर्माण करना है जहां पर जाति, धर्म, वर्ग किसी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। यहीं से भगत सिंह HSRA के माध्यम से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। इस समय तक भगत सिंह यह स्पष्ट रूप से समझ चुके थे कि कांग्रेस की विचारधारा उनके विचारों के समरूप नहीं है। बावजूद उसके वह देश के लिए हर तरह के मतभेद और हर तरह के विचारों के अंतर को बांटकर आगे बढ़ना चाहते थे। इसीलिए अक्टूबर 1928 में जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा था, तो भगत सिंह भी इसमें शामिल हुए।
अंग्रेज इसे दबाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय को बुरी तरह से लाठियों से पीटा, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये सभी चीजें भगत सिंह के सामने हुई थी, इसीलिए HSRA के सदस्यों में गहरा रोष था। इस गुस्से को ज्वाला देने का काम CR दास की पत्नी बसंती देवी ने किया। उन्होंने इस घटना को देश का अपमान बताया और बदला लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, देश को आजाद करवाना। इस तरह से अगर हम क्रांतिकारियों को खोते हैं और उसका बदला नहीं लेते हैं तो हमारे बीच में क्रांतिकारी ही खत्म हो जाएंगे। इसीलिए भगत सिंह ने यह संकल्प लिया कि वह लाठीचार्ज का आदेश देने वाले SP स्कॉट को गोली मारेंगे। सुखदेव को जिम्मेदारी दी गई कि वो प्लान बनाए और सुखदेव ने स्कॉट को मारने का पूरा प्लान बनाया। भगत सिंह और राजगुरु को गोली चलाने का आदेश दिया गया और उन्होंने जय गोपाल नाम के एक क्रांतिकारी को रेकी करने की जिम्मेदारी दी ताकि वह पहचान कर सके कि स्कॉट कौन है। दरअसल भगत सिंह ने तो आदेश देते हुए स्कॉट को देखा था, लेकिन राजगुरु नहीं जानते थे कि स्कॉट कौन है। इसीलिए राजगुरु को कंफर्म करके बताना था कि यही स्कॉट है। चंद्रशेखर आजाद को यह जिम्मेदारी दी गई कि अगर भगत सिंह और राजगुरु पर पुलिस फायर करती है तो वह इन क्रांतिकारियों को कवर देंगे, अर्थात पुलिस से बचाएंगे। वह तिथि आ गई जिस दिन इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाना था, लेकिन संयोग देखिए, उस दिन SP स्कॉट नहीं आया और उसी तरह की ड्रेस पहनकर ESP सैंडर्स उधर से गुजर रहा था। जयगोपाल ने समझा कि यही स्कॉट है और उन्होंने राजगुरु की तरफ इशारा कर दिया। राजगुरु ने तुरंत जो है कि उस पर फायर कर दिया और इस तरह से सैंडर्स ढेर हो गए। भगत सिंह अभी मना कर पाते कि ये स्कॉट नहीं है, तब तक उसको गोली लग चुकी थी। इसलिए भगत सिंह भी आगे बढ़े और उन्होंने भी सैंडर्स को गोली मार दी और वहाँ से ये लोग भाग निकले। जब ये लोग भाग रहे थे तो उस समय के मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने उन्हें देखा था, लेकिन कभी भी अंग्रेजों का साथ उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि वे कौन लोग थे, क्योंकि स्कॉट को मारने का प्लान पहले से था। इसीलिए कुछ हस्तलिखित पर्चे तैयार किए गए थे, लेकिन भूलवश सैंडर्स को मारा गया। इसीलिए स्कॉट का नाम काट कर उस पर्चे पर सैंडर्स का नाम लिखा गया और जगह जगह उसको बांटा गया। हालांकि यही पर्चा भगत सिंह के खिलाफ एक सबूत बना और फांसी का कारण भी, जिसे मैं आगे बताऊंगा। ये घटना बड़ी थी, इसलिए पुलिस ने लाहौर को पूरी तरह से घेर लिया। लाहौर एक छावनी के रूप में तब्दील हो चुका था। चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है कि भगत सिंह और राजगुरु को ढूंढ रही। इसीलिए भगत सिंह और राजगुरु ने यह निर्णय लिया कि वह कुछ समय के लिए लाहौर निकलेंगे। अब कैसे बाहर निकलेंगे, इसके लिए ये दोनों क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा के घर गए। यहाँ पर एक नया प्लान बनाया गया। प्लान यह बनाया गया कि भगत सिंह सूट बूट पहनेंगे और भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी भगत सिंह की पत्नी का रोल अदा करेंगी और अपने छोटे 3 वर्षीय बच्चे को गोद में लेकर वह जो है कि कलकत्ता की ओर निकलेंगे। यह गेटअप इसलिए अपनाया जा रहा था ताकि कोई उनको यह ना समझे कि ये सामान्य लोग हैं। राजगुरु ने कहा कि वह नौकर बनेंगे और उसी के अनुरूप उन्होंने अपनी वेशभूषा को धारण किया। दुर्गा भाभी ने अच्छे से ड्रेसअप किया, जेंटलमैन का रूप उन लोगों ने अपनाया और बढ़ चले स्टेशन की ओर। स्टेशन पर उस समय 500 से अधिक पुलिसकर्मी थे। इस सभी पुलिसकर्मी भगत सिंह को खोज रहे थे, लेकिन ये लोग बिना किसी से डरे गए। यात्रा के लिए भगत सिंह ने अपना नाम रणजीत रखा था और दुर्गा भाभी ने अपना नाम सुजाता रखा था। इन दोनों लोगों के पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, इसीलिए अलग डब्बे में जाकर बैठे। क्योंकि राजगुरु ने नौकर का रूप अपनाया था, इसलिए वह अलग डब्बे में जाकर बैठे। इनको ये डर था कि पुलिस इनका पीछा कर सकती है या कोई इनको पकड़ने का प्रयास कर सकता है, इसलिए इन दोनों लोगों के पास लोडेड गन थी। ट्रेन आगे बढ़ी और ये लोग ट्रेन के माध्यम से कानपुर होते हुए कलकत्ता पहुंचे। अब ये जो घटना थी स्वाभाविक है, इससे क्रांतिकारियों को कुछ उम्मीदें रही थी। क्रांतिकारियों का मानना था कि इससे अंग्रेज भयभीत होंगे और देश छोड़कर बाहर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा अंग्रेजों ने इस तरह की गतिविधियों पर दमन का रुख अपनाया। अर्थात जहां भी कोई क्रांतिकारी मिलता उसको जेल में डालने का प्रयास किया जाता। लेकिन क्रांतिकारी भी पीछे हटने के लिए कहां तैयार थे। भगत सिंह कलकत्ता से आगरा आए और यहाँ 2 कमरे का मकान किराए पर उन्होंने लिया। यहीं पर देश के अलग अलग हिस्सों से क्रांतिकारी आते और भविष्य की नीतियां बनाते।
यहीं पर सैंडर्स की हत्या की घटना का रिव्यू भी किया गया, अर्थात ये समझने का प्रयास किया गया कि जो घटना को उन्होंने अंजाम दिया है उसका क्या परिणाम प्राप्त हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस घटना से जो उम्मीदें थी क्रांतिकारियों की वह पूरी नहीं हो पाई, इसीलिए क्रांतिकारी किसी और मौके की तलाश में थे और वह मौका मिला बॉम्बे टेक्सटाइल की हड़ताल से। बॉम्बे टेक्सटाइल मिल के लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल किया। हड़ताल इस बात को लेकर किया कि वेतन बढ़ाया जाए, काम की स्थिति में सुधार किया जाए, उनके अधिकार सुरक्षित रखे जाए। आप समझिए, जो अंग्रेज भारत आए ही इसीलिए थे कि वो अधिक से अधिक यहाँ से धन प्राप्त कर सके, लोगों का शोषण कर सके, उनको इन मजदूरों अधिकारों से क्या मतलब। इसीलिए ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए और क्रांतिकारी गतिविधियों को भी कुचलने के लिए उन्होंने कहा कि वो 2 बिल लेकर आएंगे, अर्थात 2 तरह के कानून बनाएंगे। इनका नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। इसके माध्यम से वह यह चाहते थे कि हम ऐसा कानून बना दें कि ना तो मजदूर आगे चलकर हड़ताल कर सके और ना ही कोई युवा क्रांतिकारी बन सके। वो जब जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सके। भगत सिंह और HSRA के सदस्यों ने इस बिल का विरोध करने और अपनी क्रांतिकारी भावना से देश को जगाने का निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा करना हुआ। तय यह हुआ कि जब यह बिल संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात उस समय की सेंट्रल असेंबली में प्रस्तुत किया जाएगा, तो एक बम फोड़ा जाएगा, लेकिन बम सिर्फ ऐसा होगा जिससे किसी को क्षति या नुकसान ना पहुंचे। तो इसीलिए एक छोटी और धीमी गति वाला बम बनाया गया और तय हुआ कि क्रांतिकारी सेंट्रल असेंबली में जाएंगे और इस घटना को अंजाम देंगे। प्रश्न यह था कि इस घटना को कौन अंजाम दे। चंद्रशेखर आजाद, जो कि इसके सदस्य थे, उन्होंने भगत सिंह को यहाँ पर ना जाने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस घटना के बाद उन्हें जेल में डाला जाएगा और लाहौर में जो सैंडर्स की हत्या हुई थी उसकी भी छानबीन की जाएगी। लेकिन भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद को कन्विंस किया कि वो जरूर जाएंगे। दरअसल भगत सिंह के प्रिय साथी सुखदेव ने भगत सिंह को ताना मारा था कि भगत सिंह अब लड़की की प्रेम में पड़ गए हैं, इसलिए अब वे सिर्फ प्लान कर सकते हैं, किसी प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसीलिए भगत सिंह ने जिद किया कि वही जाएंगे और तय हुआ 8 अप्रैल को बम फोड़ा जाएगा। उसी दिन 8 अप्रैल को दिल्ली के कुरेशिया पार्क में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा और दुर्गा भाभी मिलते हैं और मौन रहकर बहुत सी बातें एक दूसरे से कर बैठते हैं। इन क्रांतिकारियों को पता था कि शायद सभी क्रांतिकारी अब दोबारा नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए कुछ देर वहां पर बैठते हैं, मौन रहकर ढेर सारी बातें करते हैं और यहाँ से उठकर भगत सिंह सेंट्रल असेंबली की ओर बढ़ जाते हैं। वहां पर पहले से ही बटुकेश्वर दत्त इनका इंतजार कर रहे थे। दोनों लोगों ने सेंट्रल असेंबली में प्रवेश किया और उस समय जो संसद चल रही थी वहां पर एक ऐसे खाली स्थान को देखा जहां पर वह बम फेंक सके। इस समय यहाँ पर देश के प्रतिष्ठित लोग जैसे मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, जॉन साइमन जैसे बहुत से अंग्रेज अधिकारी उपस्थित थे। तो उसी खाली स्थान पर भगत सिंह ने एक बम फेंका। जैसे ही कुछ लोग समझ पाते, चारों तरफ धुआं धुआं हो चुका था। तो इसी बीच बटुकेश्वर दत्त ने भी एक बम फेंक दिया। उसके बाद इन दोनों क्रांतिकारियों ने हाथ से लिखे पर्चे, जिस पर लिखा था साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद जैसे पर्चे फेंकने शुरू किए। अंग्रेज जो पुलिस थे वो पहले डरे, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके पास बम है तो हथियार भी होगा। लेकिन जब क्रांतिकारी चुपचाप खड़े रहे कि भाई हमें अरेस्ट कर लो, तो पुलिसकर्मी आगे बढ़े और उन्होंने क्रांतिकारियों को पकड़ लिया और खींचकर बाहर की ओर ला रहे थे। उसी समय भगवती चरण बोहरा और दुर्गा भाभी एक टांगे पर बैठकर सेंट्रल असेंबली का चक्कर लगा रहे थे, ताकि वो पता कर सकें कि अंदर क्या हुआ और किस तरह से पुलिस रिएक्ट कर रही थी। इन लोगों के साथ इनका छोटा सा बच्चा भी। जैसे ही भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को बाहर लाया जा रहा था, इनका टांगा भी उसी समय सामने पहुंच गया। दुर्गा भाभी का जो बच्चा था उसने भगत सिंह को जैसे ही देखा, चाचा कहकर पुकारा। हालांकि बच्चे की आवाज धीमी थी, वरना अंग्रेज ये भी समझ जाते कि यह लोग भी साथ में हैं और इन लोगों को भी पकड़ लिया जाता है। घटना बहुत बड़ी थी और इसीलिए पुलिस इसको दबाना चाहती थी, लेकिन यह बात इतनी आसानी से दबने वाली कहाँ थी। मदन मोहन मालवीय, जो हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे, उन्होंने इस पूरी घटना को देखा था और उस घटना को कवर पेज पर उन्होंने छाप दिया।
इसके बाद अन्य न्यूज़पेपरों ने भी ऐसा ही किया और इसके माध्यम से क्रांतिकारियों की सोच और उनकी फोटो जगह जगह पर छपने लगी। मीडिया के माध्यम से देश के कोने कोने में पहुंचने लगे। देश के लोगों ने जैसे ही इन क्रांतिकारियों के साहसपूर्ण कदम को पढ़ा, वे रोमांचित हो उठे। उन्हें लगा कि इस तरह की गतिविधियों से भी हम अपने संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के लिए पूरे देश में सिंपैथी की लहर दौड़ गई। अंग्रेज जो ये समझ रहे थे कि जेल में रखकर क्रांतिकारियों पर मुकदमे चलाकर बहुत बड़ी बड़ी सजाएं देकर वह क्रांतिकारियों के मनोबल को तोड़ देंगे, लेकिन उनको पता भी नहीं था ये सब कुछ क्रांतिकारियों के ही प्लान का हिस्सा था। अर्थात हर चीज क्रांतिकारियों ने पहले से ही समझ रखा था और वह हर मौके को कैच कर रहे थे। जैसे इस घटना के बाद जब उनको कोर्ट में ले जाया जा रहा था तो यह लोग मुट्ठी बांधकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, न कि डर रहे थे। ये सब मीडिया देख रहा था, लिख रहा था, छाप रहा था। इसी तरह से जब एक क्रांतिकारी साथी ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देने की बात कही तो भगत सिंह ने इसे भी एक अवसर बना दिया। उन्होंने कहा, यह मेरा साथी कैसे हो सकता है, इसे तो बम बनाना भी नहीं आता। साथी ने बम बनाने की एक एक तकनीक कोर्ट में बतानी शुरू कर दी ताकि वो प्रूव कर सके कि वह भी भगत सिंह का साथी है। अब यह जो बम बनाने की तकनीक भगत सिंह और साथी जानते थे, मीडिया के माध्यम से देश के सभी हिस्सों में पहुंच चुका था। अब हर व्यक्ति बम कैसे बनाया जाता है जान चुका था। कुल मिलाकर क्रांतिकारी अंग्रेजों के षड्यंत्र का पर्दाफाश उन्हीं के तरीकों से कर रहे। जैसा कि इन क्रांतिकारियों को पहले से पता था कि अंग्रेज अब इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, इन पर मुकदमा चलाया जाएगा और लंबे समय के लिए जेल की सलाखों के बीच में इन्हें भेजा जाएगा। और ऐसा हुआ भी, मुकदमा चला। इस मुकदमे में बटुकेश्वर दत्त की ओर से आसफ अली पैरवी कर रहे थे, जबकि भगत सिंह अपना पक्ष बिना किसी वकील के स्वयं रख रहे थे। 12 जून 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को इस केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह पर सैंडर्स हत्या के मुकदमे का आरोप लगाते हुए कोर्ट की हियरिंग को दिल्ली से मियांवाली जेल भेज दिया, जो कि रावलपिंडी के पास है, जबकि बटुकेश्वर दत्त को लाहौर जेल भेजा गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि क्रांतिकारी अपना पक्ष न रख सके। इसीलिए 17 जून 1929 को भगत सिंह ने 2 पत्र लिखे। पहला पत्र उन्होंने मियांवाली जेल के सुपरिटेंडेंट को लिखा, जिसमें उन्होंने यह अनुरोध किया कि उनके साथ उचित बर्ताव किया जाए, अच्छा भोजन दिया जाए, अपराधियों की तरह उनसे ट्रीट ना किया। और दूसरा पत्र उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब को लिखा, जिसमें उन्होंने न्याय शास्त्र का हवाला देते हुए यह कहा कि उन्हें लाहौर से इतनी दूर क्यों रखा जा रहा है, वह कोर्ट में अपनी बात कैसे रख पाएंगे, वह अपने आप को निर्दोष कैसे साबित कर पाएंगे। इस चीज को उस समय के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब ने स्वीकार किया और इसीलिए जून के अंत तक भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जहां पर बटुकेश्वर दत्त पहले से कैद थे। इधर सैंडर्स हत्या के मामले में अप्रैल से लेकर मई 1929 तक भगत सिंह के अन्य कई साथियों को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसमें हरिंद्रनाथ घोष, सुखदेव, जयगोपाल, शिव वर्मा, प्रेमदत्त, जतीन दास आदि शामिल थे। परंतु भगवती चरण बोहरा, दुर्गा भाभी और चंद्रशेखर आजाद अभी भी पुलिस की रडार से बाहर थे, जिसमें पकड़े गए कुछ सदस्यों ने अपना बयान दिया और बयान जो है कि सरकार के फेवर में दिया, अर्थात वह सरकारी गवाह बन गए। जबकि राजगुरु 30 सितंबर 1930 तक पुलिस की गिरफ्त में पहले ही आ चुके थे, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जतीन दास और कुछ अन्य साथी जो कि लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे, उन्होंने सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर यह प्लान बनाया कि वह जेल से ही अपनी बात को बाहर तक पहुंचाते रहेंगे। अंग्रेज जहां क्रांतिकारियों को तोड़ना चाहते थे, वहीं यह क्रांतिकारी 1 सेकंड की एक दूसरे से मुलाकात में ही बहुत कुछ एक दूसरे से कह जाते थे और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की जानकारी एक दूसरे को देते थे। इसीलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक दूसरे का साथ देते हुए यह निर्णय लिया कि वह जेल में जो है कि भूख हड़ताल करेंगे। ये भूख हड़ताल इसलिए क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उन्हें मारा पीटा जा रहा था, खाना खराब दिया जा रहा था, कपड़े गंदे दिए जा रहे थे, अखबार जैसी बेसिक सुविधाएं उनको नहीं मिल रही थी। इसलिए इन्होंने कहा कि हम भूख हड़ताल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि इन कैदियों पर अपराधियों की तरह ट्रीट ना किया जाए, यह राजनीतिक कैदी हैं, यह क्रांतिकारी हैं।
और इसी के कारण अन्य क्रांतिकारी भी इस भूख हड़ताल से जुड़ते चले गए। जैसे जैसे क्रांतिकारियों की भूख हड़ताल की खबर और उनके विचार पेपर के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे थे, वैसे वैसे जनता के बीच क्रांति की चिंगारी फैलना शुरू हो चुकी थी। जनता की पूर्ण सहानुभूति क्रांतिकारियों के पक्ष में हो रही थी, जबकि ब्रिटिश शासन के चरित्र के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था, जिससे सरकार बेहद दबाव में थी। अतः पुलिस और जेल प्रशासन ने क्रांतिकारियों को खाना खिलाने के कई अमानवीय हथकंडे अपनाए, जिसमें नाक से पाइप के जरिए खाना पानी डालने से लेकर पीने के पानी तक को ना देने और पीटने तक की क्रूरता शामिल थी। परंतु किसी भी क्रांतिकारी साथी ने अन्न ग्रहण करने से इनकार कर दिया। इसी बीच भूख हड़ताल के दौरान 8 अगस्त 1929 को जवाहरलाल नेहरू क्रांतिकारियों से मिलने पहुंचे और लाहौर जेल में इसके बाद सुभाष चंद्र बोस भी इन क्रांतिकारियों से मिलने आए। ये भूख हड़ताल लगभग 112 दिनों तक चला, जिसमें 63 दिनों के भूख हड़ताल के दौरान 13 सितंबर 1929 को जतीन दास की सेंट्रल जेल में मृत्यु हो गई, जिससे जनता में रोष काफी बढ़ गया। अंततः सरकार ने क्रांतिकारियों के कुछ मांगों को मान लिया। फलस्वरूप भगत सिंह और साथियों ने भूख हड़ताल को अक्टूबर के मध्य में समाप्त कर दिया। सैंडर्स हत्या केस की हियरिंग के दौरान भगत सिंह के ही कुछ क्रांतिकारी साथियों, जिसमें फणींद्रनाथ घोष, जयगोपाल, हंसराज बोहरा शामिल थे, इन लोगों ने सरकारी गवाह बनकर भगत सिंह के खिलाफ ही गवाही दी। इन्होंने बताया कि HSRA एक अवैध बॉम्ब फैक्ट्री चलाता है। जयगोपाल ने यह कहा कि उनके सामने ही भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारा था। गवाही के दौरान कटघरे में खड़े प्रेमदत्त ने जयगोपाल पर चप्पल फेंक कर मारा, जिससे गुस्साए जज ने बंदियों को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में ले जाने का हुक्म सुना दिया। क्रांतिकारियों द्वारा हथकड़ी लगवाने से इनकार करने पर अदालत में भी और जेल में भी पुलिस ने उन पर बहुत अत्याचार किया। 10 पुलिस वाले इन क्रांतिकारियों को पीटते थे, जबकि अदालत के जज और इस पुलिस की कार्रवाई पर मौन साध जाते थे। भगत सिंह ने लाहौर सेंट्रल जेल में अपने कैद के दौरान कई किताबें पढ़ी। वह अपने परिवारजनों और साथियों से बुक्स लाने के लिए पत्र लिखा करते थे। अपने जेल में कैद के दौरान उन्होंने 400 से अधिक पुस्तकों को पढ़ा, विचारकों के विचारों को समझा, महान हस्तियों की जीवनियों को पढ़ा, धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन किया। भगत सिंह पढ़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और अपने क्रांतिकारी विचारों को धार दे रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह आज हमारे सामने द प्रिजन डायरी या जेल डायरी के नाम से उपलब्ध है। भगत सिंह इसमें लिखते हैं कि किस तरह से अंग्रेज उन पर जुल्म ढा रहे थे, न सिर्फ उन पर बल्कि अन्य क्रांतिकारियों को भी हर तरह से तोड़ने और उन्हें ये क्रांतिकारी रास्ते छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। लेकिन भगत सिंह न टूटने वाले थे, न रुकने वाले थे और अन्य जो क्रांतिकारी जिन्होंने भगत सिंह का अभी तक साथ दिया था वो भी पीछे हटने वाले नहीं थे। इन सभी क्रांतिकारियों को पता था कि इनकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ फांसी है, लेकिन देश के लिए अपने को कुर्बान कर देने की इनकी जो भावना थी वह अब इतनी बलवती हो चुकी थी कि कोई भी सत्ता, कोई भी शासन इसको तोड़ नहीं सकता था। इसीलिए जब इन्हें पता चला कि इस केस में इन्हें फांसी की सजा होने वाली है तो इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और इन्हें लगा कि इनका सपना साकार होने जा रहा है, यह अब अपने आप को बलिदान करने जा रहे हैं। भगत सिंह के विषय में अगर हम यहीं पर अपनी बात को रोक देंगे तो दरअसल ये भारत के वीर सपूत के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भगत सिंह को हम अभी फांसी की सजा नहीं दिलवाएंगे, बल्कि हमें भगत सिंह के विचारों को समझने के लिए जेल में कुछ और समय बिताना होगा, उनकी दिनचर्या को समझना होगा, उनके विचारों को समझना होगा। तब हम समझ पाएंगे कि 24 साल का यह युवा अपने समय से कितना आगे था। क्यों ये कहा जाता है कि अगर ये 10 साल और भारत में रह लेता तो शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बनता, देश का सबसे बड़ा नायक बनता। तो आप इंतजार कीजिए भगत सिंह पर आने वाले हमारे पार्ट 2 वीडियो का, जिसमें हम ये बताएंगे कि भगत सिंह ने जेल में किस तरह से एक एक दिन काटा और किस तरह से वो फांसी के फंदे पर झूले। और फिर मैं ये बताऊंगा कि भगत सिंह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो कितने बड़े विचारक हैं। हम सिर्फ उन्हें क्रांतिकारी कहते हैं। जो उनके साथ नाइंसाफी है तो हम ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं रिजल्ट मित्रा 2.0 पर, जहां पर बात होती है ज्ञान की और
उस ज्ञान से राष्ट्र निर्माण की इस क्रांतिकारी के लिए कम से कम 2 वीडियो तो बनता ही है। इसलिए मैं जल्द लेकर आऊंगा दूसरा वीडियो। बने रहिए रिजल्ट मित्रा 2.0 पर।